अध्यक्ष सांबा के भूतपूर्व विधायक श्री यशपाल कुंडल जी, जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके साथ हमारे साथ चकजंगी की पूरी जनता, जिनके मसले को आज हम उठाएंगे। इस सरकार में जो इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने हर एक तहसीलदार से लेकर डिवीजन कमीशन तक, एलजी तक अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहुंचाई, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब हम जहाँ पे आए, ये अपने विधायक के पास गए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गए। ये गांव के लोग हैं और इनके पास यही जमीन जो है वो थी जिसके ऊपर ये खेती बाड़ी करते थे। गरीब लोग हैं, इसी से अपने घर का गुजारा करते थे, बच्चों का लालन पोषण करते थे। लेकिन गवर्नमेंट का एक अड़ियल सा जो के गरीब लोगों को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। चकजंगी के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस समय हम सांबा के दियानी के चकजंगी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ आने का कारण ये है कि यहाँ के जो तमाम गरीब परिवार हैं, आज वो लगातार अपने जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन हो। क्योंकि मसला ये है कि जिस तरह से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, तो चकजंगी इलाके में जो जमीनें हैं ये भी इसी हाईवे के अधीन आई है। और इन गरीब परिवारों की बात करें तो ये लोग इन्हीं जमीनों के ऊपर निर्भर थे, क्योंकि यहां से वो अपनी खेती बाड़ी करते थे और अपना घर का गुजारा करते थे, यानी लाइवलीहुड का यही एकमात्र सोर्स था। लेकिन आज ये सोर्स खत्म हो चुका है, क्योंकि ये जमीनें अधीन आई हैं हाईवे के। लेकिन अभी तक ना तो इनको उक्त मुआवजा मिला है और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हाईवे का जो यहाँ टर्मिनल बनाया जा रहा है, जंक्शन बनाया जा रहा है, उसे यहां से शिफ्ट किया जाए किसी और जगह पर। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि जब ये इसका काम शुरू हुआ था उससे पहले ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए भी कहा गया, इन तमाम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी फाइल की, लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और ये अलॉटी जमीनें हैं, इन लोगों को 1950 में दी गई थी सरकार की तरफ से कि आप खेतीबाड़ी करें। हालांकि कस्टोडियन लैंड है, लेकिन आज ये लोग दरबदर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके समर्थन में एडवोकेट अपू जी आए हैं, कुंडल जी हैं, यशपाल कुंडल जी पूर्व मंत्री हैं, लवलू जी हैं, तमाम ये लोग इनकी बातों को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको इंसाफ मिले, इनको हक मिले। लेकिन पूरा मसला जानने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि एससी कमीशन से भी ये मसला उठाया गया है, कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे और इनका पूरा साथ दे रहे हैं एडवोकेट अपू जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा चकजंगी इलाके का ये जो मैटर है कि जमीनें जो है वो अधीन आई है हाईवे के और उनको ना तो मुआवजा मिला और ना ही इनकी कोई सुनवाई हो पा रही है। एकमात्र सोर्स लाइवलीहुड का वो खत्म है। लेकिन जंक्शन को शिफ्ट करने की मांग इनकी तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई पिछले कुछ सालों से नहीं हो पा रही है। आज आप इनके समर्थन में आए हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक भी रखते हैं आप, तो क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से मैटर को टेक अप किया जा रहा है हायर अथॉरिटी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जानना होगा कि पहली अधिसूचना जो थी जब ये हाईवे बनना था, द फर्स्ट नोटिफिकेशन ये इशू हुई थी 2021 में। उसके बाद 3-4 नोटिफिकेशंस इशू हुई। हमने टाइम एंड टाइम हर टाइम पे इन लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शंस दी, मगर इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दे हैड 2 मेन पर्टिनेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट इनका था कि आप जंक्शन यहाँ से शिफ्ट करिए, क्योंकि ये बेशक कस्टोडियन लैंड है, बट वी आर फॉर्मल अलॉटीज सिंस 1950s। हम अलॉटीज हैं, हमें ये ज़मीन दी गई खेती बाड़ी करने के लिए, हम इस पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब आपने क्योंकि दिल्ली लुधियाना अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे निकालना है, सो नाउ यू वांट अस टू मूव। हमें क्यों हटाया जा रहा है? इसी ज़मीन के आगे जटवाल के एरिया में ऐसी ही कस्टोडियन लैंड है जो अनकल्टिवेटेड है और उसी के पास स्टेट लैंड है। आप उस एरिया में क्यों नहीं जंक्शन बनाते? नंबर 1। नंबर 2, बात आ गई कॉम्पनसेशन की। द लॉज आर वेरी क्लियर विद रिगार्ड टू कॉम्पनसेशन। ये लोग कॉम्पनसेशन भी चाहते हैं, मगर बिकॉज वी नीड टू स्टडी मोर ऑन इट, हम उसको और डेप्थ में वर्कआउट करेंगे और अगर कॉम्पनसेशन बनता होगा, वी आर गोइंग टू गो ऑन द डोर्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। इस मामले में हम सरकार से बात नहीं करेंगे, मगर सरकार हैज टू रिमेंबर। आज मैं सरकार को संविधान की याद दिलाना चाहूंगी। संविधान की उद्देशिका में 3 शब्दों का इस्तेमाल है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपने इनके साथ सोशल जस्टिस नहीं करी। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़िए, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बड़ी कैटेगोरिक तरीके से लिखा है दैट यू आर अ वेलफेयर स्टेट। आपको शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को उठाना है, वीकर सेक्शंस हैं ये, मगर इन 70 फैमिलीज को आपने टोटली निग्लेक्ट किया। और अभी भी जहां आपके पास है, यू हैव अ चॉइस टू मूव द जंक्शन। एससी वी वेंट टू द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, उन्होंने हमें सुना। 2-3 ऑफ दिसंबर को मैं खुद गई इनकी प्रतिनिधि बनके, उन्होंने हमें 14 दिन का टाइम दिया। वी आर गोइंग टू वेट फॉर हर। हम दूसरी रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे एंड इफ नथिंग इज डन बाय द 30th of December, then perhaps we will have to knock the doors of the High Court. चलिए, तो यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। लेकिन कुंडल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप भी अपने लोगों के बीच पहुँचे, क्या कहेंगे? पिछले 2-2.5 साल से ये लगातार लोग सफ़र कर रहे हैं, कोई सुनवाई कहीं भी किसी भी दरवाजे को खटखटाने के बाद नहीं हो पा रही है। आज ये मसला दोबारा से उठाया गया क्योंकि लोग काफ़ी इस समय
क्राइसिस में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ सालों से इन लोगों को जानबूझकर तंग किया जा रहा है। कोई भी इनकी बात सुनने वाला नहीं है, ना तो जो इनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सही समय पर बात नहीं उठाई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। अब देखने में जो हमें सुनने में ये रहा है कि जो कठुआ के लोग हैं, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में इसको ले जाइए दूसरे इलाके में। तो जहाँ के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने सही तरीके से केस नहीं उठाया और आई इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारी ज़मीनें जो है वो छीनी जा रही है। आपने देखा होगा कि 1950 और 1952 में जो लोग अलाटी थे, तो आप ये यकदम इनको घर से बेघर नहीं कर सकते। ये लोग, इनकी रोजी रोटी थी, इन पे पालन पोषण हुआ करता था। तो सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको उठाने से पहले इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए। इसी के बारे में हम जो हमारा एससी कमीशन ऑफ इंडिया है, उनके जो मेंबर हैं डॉक्टर अंजू बाला जी, उससे मिले। उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन में अगर इसका स्टे मिल जाता है, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एससी कमीशन है उसकी तरफ से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं होता है तो फिर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी अगर बात नहीं सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम ये कहेंगे, ये गरीब लोग हैं, हमारी इधर एक बहन है, उसका कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक कमरा था, वो कमरा भी उसी लिपेट में आ रहा है। तो ये सरासर गलत है। और एक जहाँ ही नहीं, हमने ये देखा कि जम्मू कश्मीर में जब से ड्यूटी बनी है और जब से ये सरकार आई है, तब से इन लोगों को पिक एंड चूज़ की पॉलिसी जो अडॉप्ट की जा रही है और इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए हम कभी भी चुप करके नहीं बैठेंगे। इनकी लड़ाई जो है वो हर पैमाने पर लड़ी जाएगी, हर जगह पर लड़ी जाएगी और इनको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। ये हमने संकल्प लिया है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से आपने ये मसला उठाया कि ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद भी कोई रिजल्ट हाथ नहीं है आज तक? बिल्कुल, हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ भी ये मसला उठाया एंड एवरी टाइम हमने डिविजनल कमिश्नर को भी लिखा, वी रोट टू द डिप्टी कमिश्नर, वो उनसे रिपोर्ट्स मांगते रहे। आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू, आपको एक लेटर दिखाऊंगी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बड़े कैटेगोरिक तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई वी हैव प्रिपेयर्ड अ डीपीआर रिपोर्ट। हमने डीपीआर रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी है और यहीं पर बनेगा प्रगति 2.0 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके तहत हम इमीडिएट कंस्ट्रक्शन करेंगे। How are you preparing a DPR report? DPR report में you have to take care of the objections. आपने मनगढ़ंत कहानी बना के डिसीजन ले लिया है। You have shown your intention. Absolutely. जब आप एक वो निकालते हैं, नोटिफिकेशंस निकालते हैं, उसमें बकायदा लिखते हैं when the government takes out the notifications, submit the objections. Then why weren't my objections taken care of? Just because क्योंकि ये custodian land है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बेहतरीन जो हैं judgments दी हैं that there are certain rights which these people also have. Why? Because they are allottees. वो यहाँ पे कल्टिवेशन कर रहे हैं। हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं बहुत सारी, जिनमें यहाँ पे हाई कोर्ट ने बड़े कैटेगोरिकली समझाया कि अगर स्टेट लैंड पे भी आप 10-15 सालों से कल्टिवेशन कर रहे हैं और अगर वो किसी हाईवे के अंदर आती है, देन दे आर इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। तो हम तो अलॉटीज है सिंस 1950 पूरी तरह से खड़े हैं और इनका मसला उठाएंगे। एब्सोल्युटली, दीज पीपल आर निग्लेक्टेड, द गवर्नमेंट हैजंट डन देयर जॉब वेल और हम इनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, तो ये चकजंगी इलाके के लोगों के समर्थन में है आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं एडवोकेट अपू जी का साफ तौर पर कहना है कि हम इस मसले को एससी कमीशन के साथ उठा रहे हैं। हाई कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इनको इनका हक मिलना चाहिए और जंक्शन को यहां से शिफ्ट करना चाहिए। ये तमाम जमीनें जो हाईवे के अधीन आई है, आप अभी भी देख सकते हैं कि उस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस हाईवे का काम लगातार यहां जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन इन लोगों को जो ये जमीनें अलॉट की गई 1950 में खेतीबाड़ी करने के लिए, लेकिन आज ये जमीनें जा रही हैं, इनके घर टूट रहे हैं, ये लोग दरबदर हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं है। पिछले कुछ सालों से लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के सामने आए हैं, तमाम लोग इनके समर्थन में आए हैं कि आपकी आवाज़ को हम ऊपर हाई अथॉरिटी तक जो वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इन लोगों को जस्टिस मिल पाए। लेकिन अब देखना यह है कि ये जंक्शन यहां से शिफ्ट होता है या नहीं होता और क्या इनको उक्त मुआवजा मिलता है या नहीं मिलता, ये तो आने वाले दिनों में ही क्लियर पिक्चर हो पाएगी। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 7 न्यूज़। वाले से क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम तारिक अहमद भट्ट है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट डोडा हूँ। देखिए, आज हमने एक एक्सटेंसिव ड्राइव रखा था, इंस्पेक्शन का, मार्केट इंस्पेक्शन था। क्योंकि ये बड़ा कैचमेंट एरिया है, बहुत बड़ी सिटी है, तो इसको हम फेज़ वाइज इंस्पेक्शन करते हैं। आज हमने यहाँ ओल्ड बस स्टैंड से स्टार्ट किया है। यहाँ पे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जितने भी हैं जो डील ढाबाज करते हैं, टी स्टॉल्स करते हैं, इनको हाइजीनिक प्रैक्टिस के बारे में भी हमने हिदायत दी और फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए फॉर द कंज्यूमर सेफ्टी उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट रादर एक डायरेक्शन दी है, इंस्पेक्शन भी किए, उनके लाइसेंसेस भी चेक किए, रजिस्ट्रेशन भी चेक की और साथ साथ में हमने केमिस्ट फ्रेटर्निटी को भी देख लिया। केमिस्ट जितने भी हैं उनको मैंने हिदायत दी ऑन द स्पॉट
कि आप एप्रन पहन लीजिए और फूड सप्लीमेंटेशन जितने भी हैं जैसे लैक्टोजन है, फूड से रिलेटेड जितनी भी हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए खास एक पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस हैं, उनका भी खास ध्यान रखा जाए कंज्यूमर सेफ्टी के हवाले से। और क्या अपील करेंगे आप? पब्लिक को मैं अपील कर रहा हूं कि हमारा जो है 104 टोल फ्री नंबर है, जब भी कोई ग्रीवेंस हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। और मेरा जो फ़ोन नंबर है 9419983841, मुझे कांटेक्ट कीजिए। जो भी कोई ग्रीवेंस होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी मार्केट में किसी किस्म की भी, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एड्रेस करेंगे उस प्रॉब्लम को और कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर को सेफ, क्वालिटी और होलसम फूड प्रोवाइड करें। आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ, हमारी जो जायज़ मांगे हैं ये सुनने आए आप, और ये जायज़ मांगे आप गवर्नमेंट तक पहुँचाए और आवाम तक भी। तो हमारी जो कुछ डिमांडें हैं बहुत सालों से पेंडिंग है। हमारी 3 डिमांडें हैं जो जायज़, बिल्कुल जायज़ है। एक है हमारी फिक्सेशन ऑफ सेल रेट्स जो पेंडिंग है। 2015 में इन्होंने रेट बनाई, 2015 से फिर इन्होंने 2020 में बनाई। 2020 में जब इन्होंने रेट निकाला वो इन्होंने खुद ही निकाला हमारे बगैर, हमारा कोई मेंबर उसमें नहीं था। उसी दिन से हम एहतिजाज पे हैं क्योंकि हमने वो रेट नहीं मानी। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी साल मार्च 2020 में इन्होंने जम्मू में रेट बनाई जो इन्होंने 22,000 निकाली। 22,000 ये ऑर्डर है बिल्कुल उसका। और अगस्त 2020 में इन्होंने फिर कश्मीर डिवीजन का रेट बनाई, वो इन्होंने 21,000 की बनाई। जबकि 2020 तक जितने भी रेटें हुई हैं, जम्मू से कश्मीर का रेट 30% और 35% ज़्यादा हुई है। जो भी हर कोई रेट जो भी हुई है, लेकिन पहली बार जो इन्होंने रेट बनाई है ये इन्होंने कम बनाई कश्मीर की जम्मू से। तो हमारी यही डिमांड है, 2020 से अभी तक ये पेंडिंग है, बहुत मार्केट हाई हो गया है। तो हमारी ये जेन्युइन डिमांड है कि इसको अभी रिवाइज करें। दूसरा पॉइंट है हमारा रिन्यूअल ऑफ ब्रिक किलन लाइसेंस, वो भी 2020 से हमारी पेंडिंग है। हमने बहुत बार डी साहब से अप्रोच किया कि ये जो हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है तो इससे हमारी बहुत तकलीफ पहुँचते हैं। हमारी जो फाइनेंस होता है बैंकों से आगे हमारे पास हैं तो हमें हर साल वो और एनहांस करना पड़ता है, लेकिन हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है जिसकी वजह से हमारी यूनिट जो है सफ़र कर रहे हैं। तो खासकर उसमें हमारा पेंडिंग था पोल्यूशन का, लेकिन पीसीबी ने हमें कंसिट दिया है। तो लेकिन अभी हमें रिन्यूअल जो लाइसेंस का है वो पेंडिंग है 2020 से। ये हमारी दूसरी जेन्युइन डिमांड है। इसका डीसी साहब ये सुने और ये दोनों डिमांड हमारी जायज़, दोनों डिमांड ये पूरी करें। तीसरा हमारा एक अहम चीज़ है, यहाँ माफिया गैंग एक हैं जो हमें माफिया बताते हैं, जबकि आप देख लीजिए इतना सारा टैक्स हम पे करते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, हम टैक्स पेयर हैं। वो जो माफिया गैंग हैं इसी टैक्स के पैसों से सरकारी कोठियों में बैठे हैं और हमें माफिया का नाम देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस पे नोट कितना टैक्स हम देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम रॉयल्टी टैक्स देते हैं, इरिगेशन टैक्स, पानी का भी हम टैक्स देते हैं, फिर भी हम माफिया हैं। और जो माफिया गैंग है वो हमारी पैसों से, इस टैक्स पैसों का फ़ायदा उठाते हैं और हम माफिया हैं, वो क्या है। तो ये हमारी 3 जायज़ मांगे हैं। तो हम तमाम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये 3 हमारी जायज़ मांगे इसको पूरी किए। हमारी क्या हम इस देश के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं? तो हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं। जब इन्होंने रेट बनाई 2020 में, इन्होंने हमें कोयला गाड़ी का कास्ट दिखाया 1,20,000, जबकि प्रेजेंट टाइम, इस टाइम जो हमने सीज़न चलाया, हमने 2,90,000 में वो गाड़ी यहाँ गई। इसमें हमें ये दिखा रहे हैं लेबर का कास्ट, ये 800 रुपये हमें पर 1000 का बोल गए, जबकि हमने 1200
पर 1000 कर दिया। हमारा 60 डस्ट है, 162 साज वो कोश 62 सा का कोश बुरादा। इन्होंने हमें उसमें 8000 का ट्रक दिखाया, जबकि वो 30,000 में हमें मिल रहा है प्रेजेंट। इसमें इन्होंने ज़मीन का रेंट हमें दिखाया 15,000 पर कनाल, जबकि इस टाइम हमें 25,000 पर कनाल हमें डिमांड कर रहे हैं ज़मींदार। यानी हर चीज़ महंगा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेट को रिवाइज करें, जो जायज़ हो जाए। अगर इनको लगता है, हम इनको कहते हैं कि एक कमेटी बिठाएं, उसमें हमारा भी मेंबर होगा, मीडिया का भी मेंबर होगा, सिविल सोसाइटी का भी मेंबर होगा, सब बैठ के हम देखें। अगर 21,000 भी ज्यादा होगा तो 20 ही करें, कम करें। अगर 21,000 से ज्यादा बनता है तो क्यों नहीं देंगे। मसला यही है, जो 2020 में इन्होंने रेट निकाली, इन्होंने वन साइड निकाली, हमारा मेंबर उसमें नहीं था, हमारा उसमें मेंबर नहीं था। ऐसा मुझे बताइए, हमें वो रेट उस टाइम से ही मंजूर नहीं है, हम उसी टाइम से एहतजाज पे हैं, हम उसी दिन से कह रहे हैं कि ये रेट हमें मंजूर नहीं है। तब से मार्केट भी ऊंचा हो गया। आज तक हमने 2 साल हम बिल्कुल इनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, हर डिपार्टमेंट के, खासकर हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब हर हफ्ते इतने रिप्रेजेंटेशन हमने अपना ब्रेकअप भी पेश किया, हमने पूरी डिटेल दी कि कौन सा आइटम किस रेट पे है हमें, लेकिन ये हमें चला रहे हैं ऐसे एक और मसला, तारीख पे तारीख। अब हम बहुत तंग आ गए और आज हमने डिसाइड किया कि अब हम सड़कों पे आएंगे, और आज हम सड़कों पे आए, आज से हम सड़कों पे रहेंगे, क्योंकि 2 साल वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां हम नहीं गए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हमारी जायज डिमांड 1 साल के बाद ही रेट रिवाइज होता है, हमें 3 साल हो गए, हम 3 साल से हम बोल रहे हैं इनको हमें रेट कर दो, रेट कर दो। कोई एनओसी आपको मांग रही है, और अगर हम देखें बहुत से जो ब्रिक किल्न्स है अभी भी जो है मतलब पूरे रूल के तहत नहीं चल रहे हैं, उसकी वजाहत भी आपकी। रिन्यूअल इसलिए पेंडिंग था, पिछले 2 साल से हमारे पास पीसीबी का कंजिट नहीं था, एनओसी नहीं था, तो उन्होंने बोला जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम रिन्यूअल नहीं देंगे। लेकिन अभी अगस्त से हमारा आना शुरू हो गया, कम से कम 50% भट्ठों का वो आ गया, और 50% का अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी कुछ दिनों में आएगा। लेकिन हम इनको कह रहे हैं जिनका आया है उनका दे दो, उनका रिन्यूअल दे दो, अगर पीसीबी ने दिया तो आप लोग भी दे दो। अब मसला क्या है, और हमें एक्ट के हिसाब से एक एनओसी इनको देना है, ज़ूलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की और पीसीबी का, वो हमने इनको दे दिया, प्रोवाइड किया, लेकिन फिर भी ये हमें रिन्यूअल नहीं देते हैं आज तक। तो एक ही हल, एक तो मैं कहता हूँ कि इसका हल क्या है, हल ये है कि कमेटी बिठाए, डीसी साहब कमेटी बिठाए और रेट डिसाइड कीजिए, उसमें मेंबर हमारा भी होगा, सोशल ये आपका मीडिया भी होगा, सिविल सोसाइटी भी होगा, और एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाए डीसी साहब और रेट तय करें, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और बाकी आवाम से हमारी यही गुजारिश है, हम कोई माफिया नहीं है, हम कोई ब्लैक नहीं है, कोई हम ये नहीं है, हम भी आम जनता, हम भी हैं, हम भी आप इसी सोसाइटी के लोग हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम इतना टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे करते हैं। रॉ मटेरियल हमारा बहुत महंगा हो गया है, महंगाई की वजह से ईंटों का भाव भी। ब्रिक किल्न्स जो है यहाँ बड़गाम में, उसकी एसोसिएशन ने यहाँ पे जो है जहरा पार्क में प्रोटेस्ट किया, और उनका यही कहना था कि हम टैक्स पेयर हैं और हमें जो है हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि हमारे जो रिन्यूअल नहीं हो रहे हैं ब्रिक किल्न्स के, जबकि हमें एनओसी लाई है, जो भी उसमें पेंडिंग्स थे हमने वो कंप्लीट किए। तो डीसी साहब से इनकी इल्तमास है यही कि हमें जो है इनका रिन्यूअल दिया जाए, और साथ साथ जो रेट है उसमें मुकर्रर की जाए, जिसमें कि सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी उसमें रहें, और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जो है फिर हमारा जो ये रेट है रिवाइज रेट ये यहाँ पर डिक्लेयर करे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जम्मू कश्मीर के अंदर पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के बाद गुजर बकरवाल कम्युनिटी की तरफ से भी एक मार्च निकाला गया, उसके बाद पहाड़ियों की तरफ से मार्च निकाला गया, और उसके बाद एक चीज़ देखने को मिली कि जम्मू के अंदर कुछ बकरवाल तबका के लोगों ने एहतजाज करके ये कहा कि उनको अलग किया जाए गुजरों से। उसके बाद आज राजौरी के अंदर गुजर बकरवाल कम्युनिटी की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो एक है, इनको लड़ाने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ BDC चेयरपर्सन है, इनसे जानेंगे।
सर, जिस तरह जम्मू के अंदर कुछ लोगों की तरफ से आवाज़ उठाई गई थी कि बकरवाल कुंबे को अलग किया जाए, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, ये एक जैसे मिसाल यहाँ पहले भी दी है कि ईस्ट इंडिया जैसे कंपनी पहले हिंदुस्तान में आई थी, तो उसने यहाँ फ़िरका वाराना जो फसादात करवा के अपनी सरकार बनानी चाहिए और डिवाइड एंड रूल करके हमारे हिंदुस्तानियों को बांट के उस पर बहुत अरसा तक जो है वो हुकूमत की। इसी तरह आज अगर गुजर और बकरवाल का नाम एक ही है, वो एक ही माँ के बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी है वो एक ही माँ की औलाद है, बाप की औलाद है, अगर उसको बांटने की कोई कोशिश करेगा, मैं कहता हूँ को भटके हुए बच्चे होंगे, वो भी हमारा अंग हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करेंगे, चांदे के लोग हैं। तो बड़ी कम्युनिटी जैसे मियाँ साहब की फैमिली ने भी ये आदेश जारी कर दिया है, जावेद साहब भी आए हुए थे, उनके चाचा जो मियाँ अल्ताफ़ साहब के, शबीर साहब आए हुए थे कालाकोट में, सभी ने आदेश जारी कर दिया कि भाई हमारी जो दो कौमें नहीं है, एक ही कौम है, गुजर और बकरवाल एक ही माँ बाप के बेटे बेटियां हैं, तो इनको जो तोड़ने की कोशिश करेगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इस वक्त अगर सरकारी आदाद व शुमार के 2011 की सेंसस के मुताबिक देखा जाए तो हमारी गुजर बकरवाल जो आबादी है वो 15 लाख से भी ज़्यादा है। तो अगर अनऑफिशियल देखा जाए, क्योंकि इनकी जो सेंसस हुई है वो ठीक समय पे नहीं हुई, जब लोग पहाड़ों पे होते हैं, जब उसी वक्त सेंसस होती है तो उनका नहीं हुआ। हमारी आदाद शुमार के मुताबिक ये 35 लाख से भी ज़्यादा हैं जम्मू कश्मीर में। तो इंडिया पूरे में अगर देखा जाए तो 25 करोड़ से ज़्यादा हिंदू, सिख, ईसाई सभी गुजरे हैं। तो अगर इस कौम के साथ ये खिलवाड़ किए जाएंगे, यहाँ के हमारे सियासतदान उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका हम नहीं चाहते कि हम अगर पक्के सच्चे हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान सरकार हमारी है, अगर कोई किसी को कोई दे रही है ऐसा, तो हम नहीं ये चाहते कि उसको दिया जाए लेकिन हमारे से अलग दिया जाए। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ये साजिश करेगा कि गुजरों को भी तोड़ के उनमें बकरवाल कम्युनिटी, उसमें गुजर कम्युनिटी का एक लकीर खड़ी करके उसको बांटने की कोशिश करेगा, तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं है। इसके खिलाफ हम जितनी भी जंग लड़ेंगे। दरबार साहब, आपने कहा ईस्ट कंपनी का नाम लिया, आज किसको आप ईस्ट कंपनी समझ रहे हैं जो गुजर और बकरवालों को अलग कर रही है? देखिए, कोई हमारा गुजर या कोई और पहाड़ी या सामने नहीं आया। आपने देखा होगा पिछले दिनों में क्लिप के कोई अपनी गाड़ियों के आगे पीछे जो नचवा रहा है इन लोगों को, चंद लोगों को, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देता है, फिर उनको कहता है ये करो, बार बार बोलता है। तो आप खुद ही समझना हम किसी के खिलाफ क्या बोलेंगे। एक चीज़ और देखने को मिली, गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जिन लोगों ने जदोजहद करके एसटी का दर्जा दिलाया था, उनकी पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि उनके पुतले जलाए गए, उनके फोटो को जलाया गया और उनके फातिहा ख्वानी की गई। आप इसको किस तरह देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने वो जदोजहद की जिसके कारण आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी को ये हक मिला था? देखिए मेरे भाई, ये आपको भी एक जानकारी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो लोग चले गए। हमारे बुज़ुर्गों ने, जैसे हमारे फोर फादर थे, हमारे जितने भी मियाँ निज़ामुद्दीन से लेके उनके आगे चौधरी दीवान अली, चौधरी कलाम से लसानवी, चौधरी अली मोहम्मद देवलिया, चौधरी हाजी इसराइल साहब, चौधरी असलम साहब के वाल साहब, ये लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई और गुजरों को एकता में लाया और आज तक यहाँ ये लोग पहुँचे। और आज इनके 4 ऑफिसर ये जो देख के, ये जो लोग हैं ये उनका सदका खा रहे थे जिनके पुतले जलाए गए। इनकी कुर्बानियाँ नहीं हैं, बल्कि इन्होंने कुर्बानियाँ खाई हैं और अपने आप को मिनिस्टर बनाया, अपने आप को नेता बनाया और वो उन लोगों के नाम पे वोट लिए तो ये बने। इनको ये ना समझा जाए कि ये सब कुछ इन्होंने गुजरों के लिए किया। मेरे ख्याल में उन लोगों ने किया था जिन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उनको बुलाया नहीं जाना चाहिए। और हमारे साथ डीडीसी मेंबर भी हैं खालिद साहब, किस तरह देखते हैं आप इस सबको, जिस तरह आप गुजर बकरवाल कुंबा भी कह रहा है कि हमें अलग किया जाए और गुजर कुंबे को अलग किया जाए, आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारी कौम का जो मुतालबा है वो यही है कि गुजर और बकरवाल ये एक है, ये एक माँ के बेटे हैं। इनको जो अलग करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले किसी जम्मू की लोकेशन पर कुछ हमारे लोग चले गए, 10-50 लोग। उन्होंने कहा जी गुजर को अलग किया जाए और बकरवाल को अलग किया जाए। हमारे जो जम्मू कश्मीर के मेन आदमी हैं वो हैं लार वाले मियाँ बशीर साहब। अब उनकी सदारत संभाली हुई है मियाँ अल्ताफ़ साहब ने। हमारे जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी 2 दिन पहले, वो बकरवाल पेशा से हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पे कह दिया है कि गुजर और बकरवाल जो है ये एक है, इनको अलग ना किया जाए। इन हमारी कौम का यही मुतालबा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये जो सारे हमारे सरपंच साहबान और बीडीसी वीडीसी और जितने भी ये बड़े कद वाले लोग, मोतबर लोग जहाँ पे आए हैं, ये इसीलिए हमने एक मीटिंग रखी थी कि हम पूरी अपनी गुजर कौम को और बकरवाल कौम को एक ये पैगाम देते हैं कि आप एक रहें, कोई ऐसा फिरका नहीं है बीच में
जो लोग कुछ सियासी पार्टियों वाले लोग जो हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में क्या हो गया कि अब गुजर को पहले पहाड़ियों को लड़ाया। कुछ दिन पहले हम गृह मंत्री साहब की स्पीच सुनकर हमारे गुजर जो थे वो बकरवाल थे वो बिल्कुल सहमत हो गए। उन्होंने एक चीज कह दी वाज़ेह तौर कि गुजर और बकरवाल की एसटी के साथ 1% भी नहीं छेड़ा जाएगा। तो हमारे गुजर बकरवाल लोग एकदम उस पे गृह मंत्री साहब की स्पीच पर, एक देश के गृह मंत्री साहब आए तो वो यकीन रख लिया लोगों ने, और हमें भी लोगों को यही कहा कि अगर गृह मंत्री ने हमारे साथ एक फैसला कर दिया तो हमारी एसटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि पहाड़ी लोगों को जो उनका हक होगा वो अलग से दिया जाएगा। तो हमारी कौम ने कुछ गलत कोई मैसेज तो नहीं दिया। कुछ दिन पहले हमारे लड़कों ने श्रीनगर से लेकर यहाँ तक एक प्रोटेस्ट किया। यही सवाल है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर वज़ीर दाखिला की तरफ से आपको यकीन दहानी करवाई गई कि आपके हकूक़ के साथ छेड़ा जाएगा, फिर वो पैदल मार्चा एसटी बचाओ मार्च निकालने की जरूरत क्या थी? वो ये थी जनाब कि अगर उसका दो चीजें थी, जैसे गृह मंत्री साहब ने दोनों पार्टियों का फैसला कर दिया। तो हम तो आज लीडर बने हैं, हम तो कल के लीडर हैं। हमने तो सियासत कब की, हमने तो आज करी सियासत। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ईस्ट कंपनी के बार बार नाम लिया जा रहा है कि उस वक्त हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चली। आज किसको आप समझते हैं वो ईस्ट कंपनी जो बकरवाल और गुजरों को अलग कर रहा है? देखो जी, इस पार्टी का तो मैंने तो अपने मुंह से बोला नहीं, नाम नहीं सुना किसी से। लिहाजा कुछ लोग देखो अपने अपने बोलने वाले अपने अपने लोग अपनी तरफ से बोलते हैं, बट देखिए जो सेंटर की सरकार है हमें पूरा यकीन है, जो गृह मंत्री साहब ने कहा हम उस पे खड़े हैं और सेंटर की सरकार के साथ हैं। हमारा पूरा यकीन है गुजर बकरवाल का एकता में है, मगर सिर्फ हमारे लोगों की रिक्वेस्ट ये है गुजर बकरवाल को अलग न किया जाए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ गुजर बकरवाल लीडर जो आज राजौरी डाक बंगला के अंदर मौजूद हैं, और इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जिसमें गुजर लीडरान भी थे और बकरवाल लीडरान भी थे, जिनकी तरफ से एक चीज़ ज़रूर कही गई है कि गुजर और बकरवाल को डिवाइड करने की जो साजिश की जा रही है इसको बंद किया जाए। हालांकि चंद रोज़ कबल जम्मू के अंदर ये आवाज़ उठी थी, मगर इसमें इन्होंने ये कहा कि वो एक ईस्ट कंपनी की तरह आज ईस्ट कंपनी ने जिसने हिंदुस्तान के अंदर रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी चलाई थी वही आज पॉलिसी गुजर और बकरवालों के खिलाफ चलाई जा रही है। मगर इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इशारों में बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी हैं।